अगर आप अपने कंटेंट को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर ऑथर ऑस्टिन क्लियोन की बुक शो योर वर्क आपके बहुत काम आ सकती है। इस बुक में ऑस्टिन ने 10 ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे आप अपने कंटेंट को बहुत ही आसानी से अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप इस 166 पेज की बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं या इतना समय नहीं है आपके पास, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा उन्हीं 10 बेस्ट तरीकों के बारे में जिनसे आप अपने टारगेट ऑडियंस को आसानी से रीच कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं और अपने कंटेंट को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। पहला तरीका, नंबर 1, यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस। जी हाँ, क्रिएटिविटी को लेकर के एक आम धारणा है कि आपको जीनियस होना ज़रूरी होता है। ऑस्टिन का कहना है कि आपका जीनियस होने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपका सीनियस होना। अभी सीनियस क्या होता है? सीनियस एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि गुड वर्क, एब्सोल्युटली गुड वर्क, वैक्यूम में क्रिएट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएटिविटी जो है वो आती है कोलैबोरेशन से। एक क्रिएटिव माइंड का अन्य दूसरे क्रिएटिव माइंड के साथ कोलैबोरेशन से। इसे इकोलॉजी ऑफ टैलेंट भी कहा जाता है, जो कहता है कि जब बात आती है क्रिएटिव टैलेंट की तो एक सिंगल इंडिविजुअल से कहीं ज्यादा पोटेंशियल एक ग्रुप ऑफ पीपल में होता है, कई लोगों के एक समूह में होता है, जो क्रिएटिव माइंड का एक समूह होता है और साथ में मिलकर के काम करते हैं। तो बस अपने फील्ड के लोगों को ढूंढ लीजिए और बना लीजिए एक इकोसिस्टम। इसका एक फायदा यह भी होता है कि जब आप अकेले काम कर रहे होते हैं और आप डिसअपॉइंट होते हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी बात को लेकर के, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है, ये लोगों का जो समूह है, ये आपको मोटिवेट करता है, आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करता है। इसी इकोलॉजी ऑफ टैलेंट को सीनियस कहा जाता है, जो कि जीनियस होने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। अगला सब पॉइंट आता है बी एन अमेच्योर। जैसा कि महान कॉमेडियन चार्ली चैपलिन ने कहा था कि हम जिंदगी भर केवल एक अमेच्योर ही रह सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी शॉर्ट होती है कि शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ में हम अमेच्योर से ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकते, हम एक एक्सपर्ट तो कभी नहीं हो सकते। और दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में हम हमेशा एक अमेच्योर ही रहेंगे। परफेक्ट होने की कोशिश में कई लोग कई साल इसलिए निकाल देते हैं कि जब कुछ परफेक्ट होंगे तब करेंगे, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि वो जब भी शुरू करेंगे वो एक अमेच्योर ही रहेंगे। शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां आप हैं। कोई भी नया काम शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले तो आप डिसाइड कर ले कि आप क्या करना चाहते हैं, फिर अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढिए, फिर एक कमिटमेंट करिए कि जो भी आप कर रहे हैं उसे थोड़ा थोड़ा लाइव, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं उसे वैसे वैसे अपने चैनल के थ्रू, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे। जो काम आपको अच्छा लग रहा है, जिसे आप करना चाहते हैं, उसे करते रहिए और फिर वो लोग जिन्हें उस काम में इंटरेस्ट है वो खुद ही ढूंढते हुए आप तक और आपके चैनल तक पहुंच जाएंगे। और फिर यह भी सच है कि जब तक आप कोई काम करेंगे नहीं, आपको कोई काम आएगा नहीं। तो फिर जल्दी करिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि शुरू तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज करें या कल। और जब भी करेंगे शुरू यहीं से होगा, शुरुआत यहीं से होगी, तो फिर टाइम क्यों वेस्ट करना। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन, स्टार्ट टुडे एंड कीप रोलिंग। सेकंड पॉइंट, थिंक प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट, टेक पीपल बिहाइंड द सीन्स। जब कोई पेंटर किसी पेंटिंग की बात करता है तो वो दो चीजों की बात करता है। एक वो पेंटिंग जो आपको दिखाई देती है, और दूसरा है पेंटिंग की प्रोसेस। किन चीजों ने उसे मोटिवेट किया, उसे मोटिवेशन कहाँ से मिली, कितना समय उसे बनाने में लगा, उसने कैसे उस प्रोसेस के द्वारा उस पेंटिंग को बनाया। पहले ये माना जाता था कि लोगों को केवल पेंटिंग या आर्ट के फिनिश्ड प्रोडक्ट में ही दिलचस्पी होती है और प्रोसेस के बारे में शायद ही किसी को कोई मतलब होगा। हो सकता है ये बात पहले सही हो, लेकिन अब इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में ये चीजें चेंज हो गई है। ऑस्टिन कहते हैं कि बाय शेयरिंग द प्रोसेस बिहाइंड योर वर्क विद योर ऑडियंस, यू फॉर्म अ वेरी सॉलिड बॉन्ड विद योर ऑडियंस। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें दिलचस्पी होती है दूसरों के अफेयर्स में, दूसरों के काम में, और उस काम तक वो कैसे पहुंचे इसमें हमारी दिलचस्पी होती है। भाई बात तो सही है, आपने भी देखा होगा कि लोगों को दूसरे लोगों की प्राइवेट और पर्सनल लाइफ में ताकाज़ाकी करने में कितना मजा आता है। तो अपनी ऑडियंस को अपनी क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा बनाइए और उनके साथ बिट्स एंड पीसेस में अपनी प्रोसेस को शेयर करिए। और इसे कैसे करना है इसे एक्सप्लेन करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, बिकम अ डॉक्यूमेंटेरियन ऑफ व्हाट यू डू। हमारी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने में हमें अपने आप को पहले हमारी ऑडियंस के सामने लाना होगा, ताकि वो देख सके कि हो क्या रहा है। 2013 में इंटरनेट की दुनिया में एक नया सितारा आया, कनेडियन एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड, द कमांडर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 3 साल पहले 2010 में क्रिस कनेडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में लोगों में दिलचस्पी पैदा करना चाह रहे थे, क्योंकि सरकार हर साल स्पेस प्रोग्राम का बजट कम किए जा रही थी और बगैर पब्लिक सपोर्ट के सरकार इस तरफ कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं ले सकती थी। तो अब क्रिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो पब्लिक सपोर्ट कैसे जुटाए। तब उनके बेटे ने क्रिस को सोशल मीडिया के बारे में बताया और वहीं से क्रिस को एक नया रास्ता दिखाई दे गया। इसके बाद अपनी अगली 5 महीने की स्पेस ट्रिप पर क्रिस अपने डेली काम को करते हुए अपनी स्पेस लाइफ की छोटी छोटी वीडियो बनाने लगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी स्पेस लाइफ की छोटी छोटी अपडेट देना शुरू किया।
कभी वो स्पेस से अर्थ की ली हुई एक खूबसूरत सी सुंदर सी फोटो डाल देते, कभी वो ट्विटर पर स्पेस से जुड़ी हुई लोगों की क्यूरियोसिटी के जवाब देते, और अगले कुछ ही महीने में लाखों लोगों ने उन्हें देखा और वो उनसे जुड़े और क्रिस पब्लिक सपोर्ट जुटाने में कामयाब रहे। आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें एक आर्ट छुपी होती है, उसे लोगों के सामने लाइए। आपकी प्रोसेस के जो अनछुए अनदेखे पहलू हैं उन्हें इंटरेस्टिंग मीडिया बाइट्स में कन्वर्ट करिए और उन्हें दुनिया के सामने लाइए। अपने ख्यालों को एक वर्क जर्नल में लिखिए या एक ऑडियो रिकॉर्डर में बोलिए, शॉर्ट वीडियो बनाइए, अपने काम करते हुए की अपनी प्रोसेस की कई सारे फोटोज लीजिए। यदि आप इन्हें शेयर नहीं भी करते हैं तब भी ये एक माइलस्टोन का काम करेंगे और आपकी प्रोग्रेस आपको नजर आती रहेगी। थर्ड पॉइंट, शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे, सेंड आउट अ डेली डिस्पैच। रातों रात कामयाब होना एक मिथ है, कोई भी रातों रात कामयाब नहीं होता। उस एक कामयाबी की रात के लिए कई सारी रातें प्रिपरेशन में जाती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। और यही है ऑस्टिन का अगला पॉइंट कि अपनी उन रातों को या उन दिनों को जब तुम तैयारी कर रहे होते हो अपनी कामयाबी की, उसे डेली थोड़ा थोड़ा लोगों के सामने लाइए। मौसम बदलते रहते हैं और वीक्स तो हमने ही बनाए हैं, पर दिन एक ऐसी यूनिट है जो कि हमारे सामने से गुजरती है और उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डेली कुछ ना कुछ अपने काम के बारे में सोशल मीडिया पर डालते रहिए, फिर चाहे वो एक ब्लॉग पोस्ट हो, एक यूट्यूब वीडियो हो या केवल एक ट्वीट ही क्यों ना हो। ये एक इंस्टाग्राम पिक्चर हो सकती है या एक ईमेल भी हो सकती है। सभी प्लेटफॉर्म की फिक्र मत कीजिए, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है और जो भी आपका स्टाइल है उसे डेली थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहिए। फिल्म क्रिटिक टॉमी एडिसन, जो कि जन्म से ही अंधे हैं, अपनी डेली लाइफ की फोटो लेकर के रोज अपने इंस्टाग्राम पर डालते हैं। उनका हैंडल @blindfilmcritic 30,000 लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। सोशल मीडिया पर कब क्या पोस्ट करना है इसके लिए ऑस्टिन एक नया रूल बताते हैं जिसका नाम है सर्जन्स लॉ। सर्जन्स लॉ कहता है कि 90% ऑफ एवरीथिंग इज अ क्रैप, ओनली 10% इज गुड वर्क। सोशल मीडिया पर हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये पोस्ट करने से कहीं ज्यादा जरूरी, कहीं ज्यादा बेहतर होता है अगर आप पोस्ट करें व्हाट इज इट दैट यू आर वर्किंग ऑन। अपनी कैफे कॉफी डे या अपना लंच मत दिखाइए लोगों को, दिखाना है तो दिखाइए कि आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता है, कंसिस्टेंटली बने रहिए और आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। वन डे वन थिंग एट अ टाइम विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड इवन इफ इट डज नॉट, दैट्स ऑल वी हैव एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखिए कि ये आपकी पर्सनल डायरी नहीं है जिसमें आप जो भी लिखते हैं वो आपके अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता। ये एक पब्लिक जर्नल है। थोड़ा सतर्क रहिए, शेयरिंग और ओवर शेयरिंग में बहुत फर्क होता है। जब भी आप कुछ शेयर करना चाहें सोशल मीडिया पर तो आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। फिर भी अगर आप श्योर नहीं हैं तो 24 आवर्स के लिए रुक जाइए, फिर अगले दिन आइए और इसे देखिए कि क्या आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर हाँ तो कर दीजिए इसे शेयर, अगर नहीं तो स्क्रैप इट। और अगर आपने अभी शुरू किया है और आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है शेयर करने के लिए तो आप छोटी छोटी चीजों से शुरू करिए, जैसे कि इस काम को करने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, जिन लोगों को आप एस्पायर करते हैं, जिन लोगों से आप एस्पायर होते हैं, जिन लोगों को आप अप्रिशिएट करते हैं, उनके बारे में थोड़ा कुछ शेयर करिए, अपने इंटरेस्ट के बारे में शेयर करिए, जो बुक्स आप पढ़ते हैं, जिस तरह का लिटरेचर आप पढ़ते हैं उसे शेयर करिए। फिफ्थ पॉइंट है टेल गुड स्टोरीज, वर्क डज नॉट स्पीक फॉर इटसेल्फ। इमेजिन करिए कि आप एक रिच पर्सन है और आपने अभी अभी एक आर्ट गैलरी में एंटर किया है। सामने दीवार पर 10 फीट की 2 बड़ी बड़ी सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई है जिनमें बर्फीले पहाड़ की तलहटी में एक सुंदर झील में सुबह का सूरज निकलते हुए दिखाई दे रहा है और झील में छोटी छोटी नौकाएं चल रही है। देखने में वो दोनों पेंटिंग्स बिल्कुल एक जैसी हैं, एक जैसी नौकाएं, वही झील, वही पहाड़, वही सनराइज। आपको वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी और आप उनको नाम देते हैं पेंटिंग ए और पेंटिंग बी। अगला 1 घंटा आप उन दोनों पेंटिंग्स को कंपेयर करते हैं। सेम क्वालिटी, सेम ब्रश स्ट्रोक्स, हर चीज एकदम बिल्कुल सेम। वो दोनों पेंटिंग्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, उनमें आपको जरा सा भी डिफरेंस दिखाई नहीं देता। और आप किसी म्यूजियम गार्ड या क्यूरेटर को देखना चाहते हैं और इन 2 खूबसूरत जुड़वा पेंटिंग्स का राज जानना चाहते हैं, तभी म्यूजियम का चीफ क्यूरेटर वहां आता है और आप उत्सुकता से इस बारे में उससे पूछते हो। क्यूरेटर आपसे कहता है कि ये जो पेंटिंग ए है इसे आज से 300 साल पहले एक फेमस डच पेंटर ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया था। और पेंटिंग बी, आप पूछते हो, वो कहता है कि अच्छा ये पेंटिंग, इसे तो पिछले हफ्ते ही एक लोकल आर्ट कॉलेज के एक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने कॉपी करके बनाया है। नाउ लुक एट द पेंटिंग्स अगेन, कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है। पेंटिंग की दुनिया में जो रियल प्लेजर आपको मिल रही होती है वो इसके शेप, इसके आर्ट या इसके कलर से नहीं मिलती, क्योंकि अगर ऐसा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो रियल है या फेक। मगर ऐसा नहीं होता है, हमारा माइंड इस तरह से नहीं काम करता है। साइकोलॉजी प्रोफेसर पॉल ब्लूम के मुताबिक जब हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है या कोई खाना दिया जाता है या किसी इवेंट के बारे में बताया जाता है तो हम उसकी कीमत को उसके पीछे की कहानी के आधार पर तय करते हैं। हमें रियल प्लेजर मिलती है उसकी स्टोरी से, द स्टोरी बिहाइंड द प्रोसेस, द स्टोरी बिहाइंड द पिक्चर, द स्टोरी
बिहाइंड द इवेंट। आइए इसे एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 2012 में योजुआ ग्लेन और रॉब वॉकर नाम के दो राइटर्स ने अपनी नई बुक सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट्स में कुछ कमाल के रोचक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा। इन एक्सपेरिमेंट से वो ये देखना चाहते थे कि क्या वाकई स्टोरीज किसी ऑब्जेक्ट की कीमत बढ़ा या घटा सकती है। अब हुआ ये कि पहले तो ये राइटर्स जाते हैं कबाड़ी बाजार में और वहां से बहुत सी चीजें काफी सस्ते दाम में खरीद लेते हैं। उनकी सारी चीजों की एवरेज प्राइस अराउंड $1.25 होती है। जी हाँ, केवल $1.25, जो कि बहुत ही कम होती है। उसके बाद इन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट और स्टोरी राइटर्स को हायर करके उनकी एक टीम बनाई और उन्हें इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छी कहानियां लिखने को कहा। आखिर में इन्होंने इन ऑब्जेक्ट्स को eBay पर सेल के लिए अपलोड किया और जो कहानियां उन राइटर्स ने लिखी थी उन कहानियों को ऑब्जेक्ट्स के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और जो एक्चुअल प्राइस इन्होंने उन ऑब्जेक्ट्स के लिए पे किया था उसको उन्होंने ऑक्शन की बेस प्राइस रख दिया। क्योंकि आप जानते ही हैं कि eBay एक ऑक्शन साइट है और यहाँ पर चीजों की बोली लगाई जाती है, तो उन्होंने जो प्राइस पे की थी वो बहुत ही कम थी, उसे स्टार्टिंग प्राइस में डाल दिया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस तरह से जिस कबाड़ को इन्होंने केवल $128 में खरीदा था उसे उन्होंने $3,618 में बेचने में कामयाब रहे। ऑलमोस्ट 30 गुना या 3000% ज्यादा केवल कहानियों के दम पर। सो स्टोरीज मैटर। जैसा कि अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एलन मोरिस ने कहा था कि आप केवल कैप्शन चेंज कर दीजिए, तस्वीर का मतलब अपने आप बदल जाएगा। एंड दैट इज ट्रू। नंबर 6, टीच व्हाट यू नो। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि डू नॉट शेयर योर ट्रेड सीक्रेट्स, अपने काम धंधे की बारीकियां किसी को ना बताएं। लेकिन यहाँ पर लेखक इसके बिल्कुल विपरीत बात करते हैं। ऑस्टिन कहते हैं कि अगर आपने कुछ सीखा है तो उसे आगे बढ़ाइए। इससे न सिर्फ आपको कनेक्शंस मिलेंगे बल्कि जो सीखा है वो और भी रिफाइन होता चला जाएगा। और डरो मत कि कोई आपके सीक्रेट चुरा लेगा, क्योंकि सिर्फ जानने भर से काम नहीं चलेगा। उसे वो मेहनत और वो टाइम और प्रैक्टिस भी उस नॉलेज में डालनी पड़ेगी जो आपने सालों की मेहनत से लगाई हुई है। ऑस्टिन इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं टेक्सास के लेजेंडरी फ्रैंकलिन बारबेक्यू की कहानी से। फ्रैंकलिन बारबेक्यू ने अपने ट्रेड की एक सीक्रेट्स के बारे में खुलकर एक क्राउड फंडेड यूट्यूब सीरीज BBQ विद फ्रैंकलिन पर बताया। अगर किसी को अपना सीक्रेट रखना था तो रेस्टोरेंट और बारबेक्यू वालों से बेहतर कौन अपनी रेसिपी छुपाना चाहता होगा। मगर फ्रैंकलिन ने छोटी से छोटी बातें भी इस यूट्यूब सीरीज पर बताई। उनका मानना था कि BBQ की जो रेसिपी है वो तो सरल है, मगर इसे मास्टर करने में सालों का एक्सपीरियंस लगता है। एक इंट्यूशन जनरेट करना पड़ता है जो समय के साथ ही आता है। और देखा जाए तो हर बिजनेस के साथ भी यही बात तो है। समय देना होता है, सर्कल क्रिएट करना होता है, प्रोडक्ट मास्टरी तभी आती है। So don't worry about your secrets being stolen or anything like that. It takes time and perseverance to master this strategy. केवल जानने भर से ही काम नहीं होने वाला। नंबर 7, don't turn into human spam. ऑस्टिन अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बताते हैं कि उनके कॉलेज में उनका एक फ्रेंड हुआ करता था जो राइटर तो बनना चाहता था, किंतु उसे बुक्स पढ़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। एंड वी ऑल नो वी हैव टू पे आवर ड्यूज टू गेट बेटर एट एनीथिंग। सो अगर आपको राइटर बनना है तो आपको एक अच्छा रीडर बनना होगा। एंड द लास्ट इज द वैम्पायर टेस्ट। जॉन रिचर्डसन की बायोग्राफी अ लाइफ ऑफ पिकासो में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा आता है। इसमें एक रोमन स्कल्प्टर कॉन्स्टेंटाइन ब्रोनोस्की ने एक बार मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो के साथ काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि पिकासो के बारे में ये बात आम थी कि पिकासो अपने से मिलने वालों की बातों बातों में सारी एनर्जी को खत्म कर देते थे और ब्रोनोस्की अच्छे से इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने पिकासो के साथ काम करने से मना कर दिया। इसी तरह अगर कोई भी व्यक्ति इवेंट या वर्क आपके एनर्जी को ड्रेन करता है, देन स्टे अवे फ्रॉम दीज इवेंट्स, पीपल और वर्क। सो ये थी ऑस्टिन की बुक शो योर वर्क, जिसमें ऑस्टिन ने कई मजेदार तरीके बताएं, कई इंटरेस्टिंग तरीके बताएं अपने काम को लोगों तक पहुंचाने के। अगर आपको इन तरीकों के बारे में जानकर अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं अगली बुक के बारे में आपको बताऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे अगली किस बुक के बारे में आपको बताना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अ न्यू बुक।